वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है द इंटरव्यू। अब इस चैप्टर में दो पार्ट्स है। पार्ट 1 में ये बताया गया है कि इंटरव्यू के बारे में लोगों के क्या क्या ओपिनियंस होते हैं, क्या क्या राय होते हैं। और पार्ट 2 में दो लोगों के बीच में एक इंटरव्यू है जिसको मेंशन किया गया है। तो इसके राइटर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो हैं वो रिपोर्टर थे प्राइवेट आई मैगज़ीन के 10 साल तक। और उनका ये जो चैप्टर है वो एक एक्सर्प्ट है जो लिया गया है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ से। यानी इस बड़े से वर्क का ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट जो है वो आपके सिलेबस के लिए है। पार्ट 1 में देखिए इंटरव्यू के बारे में ओपिनियंस में क्या है। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, यानी इंटरव्यू का जो इन्वेंशन है वो 130 साल पहले हुआ है। और इंटरव्यू अब जर्नलिज्म में एक कॉमन चीज़ बन गया है। ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू क्या क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इंटरव्यू के लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं, इंटरव्यू का क्या मेरिट है, क्या एडवांटेज है, ये सारा वेरी करता है, ये सारा बदलते रहता है। अब कुछ लोग का मानना है हाईएस्ट फॉर्म में कि इंटरव्यू जो है वो सोर्स ऑफ ट्रुथ है, यानी सच जानने का ज़रिया है। या फिर प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो एक कला है, एक आर्ट है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि एक अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स है, यानी बिना परमिशन के जब आप किसी के लाइफ में एंटर करते हो, इंट्रूड करते हो, तो वो इंटरव्यू होता है। लोग ये भी मानते हैं कि इंटरव्यू डिमिनिश करता है उनको। डिमिनिश का मतलब होता है रेड्यूस करना, किसी को घटाना। तो यानी लोग ऐसा फील करते हैं कि इंटरव्यू देकर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रिडक्शन हो जाता है इन देयर सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ठीक है। अब वी एस नायपॉल क्या मानते हैं? वी एस नायपॉल एक राइटर हैं जो पॉपुलर थे। तो उनका ये मानना है दैट सम पीपल आर वूंडेड बाय इंटरव्यूज़। कुछ लोग इंटरव्यू से चोटिल हो जाते हैं एंड दे लूज़ अ पार्ट ऑफ दमसेल्व्स, और अपना एक हिस्सा वो लोग खो देते हैं। लिविस कैरोल जो हैं, जो एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं, राइटर हैं, वो सेड टू हैव हैड अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। उनको इंटरव्यूअर का एक डर था और वो कभी भी ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। वो कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए हाँ नहीं किया उन्होंने। अब रूडयार्ड किपलिंग के बारे में लिखा हुआ है कि रूडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ कैरोलिन है वो बतलाती हैं कि कैसे उनका जो दिन है वो एक बार रेक्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था दो रिपोर्टर्स की वजह से जो बॉस्टन से थे। रूडयार्ड किपलिंग जो है, शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वाई डू आई रेफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड। तो क्या है कारण? शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स। तो उसके हस्बैंड, कैरोलिन के हस्बैंड रूडयार्ड किपलिंग एक बार इंटरव्यूज़ पैनल में लोगों से कहते हैं कि बिकॉज इट इज़ इमोरल। आखिर क्यों रूडयार्ड किपलिंग मना करते हैं इंटरव्यू देने से? क्योंकि ये अनैतिक है, इमोरल है, एक तरह से क्राइम है जिसको कि पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो कॉवर्डली है, जो एक तरह से कायरतापूर्ण, मतलब आप जो ये कार्य कर रहे हो ये सही नहीं है, ये ब्रेवरी नहीं है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट। यानी कोई भी मान सम्मान वाला व्यक्ति ना तो किसी से इंटरव्यू के लिए पूछेगा और लोग नहीं देंगे इंटरव्यू, ऐसा किपलिंग का मानना है। लेकिन किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन। लेकिन किपलिंग ने खुद इस तरह का असॉल्ट या इस तरह का क्राइम जो बोल सकते हैं वो परफॉर्म किया था मार्क ट्वेन में। यानी कहने का ये मतलब है कि रूडयार्ड किपलिंग ने एक बार मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था, खुद इंटरव्यू लिया था उन्होंने। फिर यहाँ पे क्रिस्टोफर जो हैं वो लिख रहे हैं कि H.G. वेल्स जो हैं उन्होंने भी कहा है कि इंटरव्यू एक इंटरव्यूइंग ऑर्डील है। ऑर्डील हम लोग पहले भी देखे आंट जेनिफर वाले चैप्टर में कि ऑर्डील का मतलब होता है अनप्लेजेंट या डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। तो H.G. वेल्स बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है वो एक ऑर्डील की तरह है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की तरह है। लेकिन उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन और सॉल बेलो का इंटरव्यू लिया था। ठीक है। सॉल बेलो जो हैं वो ये मानते हैं कि इंटरव्यू थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप की तरह है। यानी उनके विंड पाइप में जगह जगह पे अगर आप थंबप्रिंट्स कर दो तो वो है इंटरव्यू। यानी ये भी एक तरह से नेगेटिव ही कमेंट हो गया। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस राइटर का मैंने हाईलाइट कर दिया है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पीपल अबाउट द इंटरव्यू, तो ये सारे लोग का क्या ओपिनियन है। फिर डेनिस ब्रायन का क्या विचार था? डेनिस ब्रायन बोलते हैं कि इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। यानी जो इंटरव्यूअर है उसके पास एक
पावर और इन्फ्लुएंस होता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है दैट विच हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, यानी कि इंटरव्यूअर जो है वो काफ़ी पावर वाले पोजीशन पे रहता है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली वाले स्थिति में रहता है, लोगों को प्रभावित करता है। अब पार्ट 2 में दो लोगों के बीच में इंटरव्यू हुआ है। जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो है मुकुंद पद्मनाभन जो कि द हिंदू से हैं, और अम्बर्टो एको का इंटरव्यू लिया जा रहा है जो कि प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। ठीक है, अब पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज़ ये बुक जो है वो अम्बर्टो एको पब्लिश करते हैं, जिसका 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक जाता है। अब मुकुंद जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं। मुकुंद बोलते हैं कि डेविड लॉज बोलते हैं कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही या इको डज, यानी मुझे ये नहीं समझ आता कि कैसे एक आदमी इतने सारे काम कर लेता है जैसे अम्बर्टो एको। तो अम्बर्टो एको बोलते हैं आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, यानी ऐसा तो नहीं है, मैं तो सेम ही काम करता हूँ। तो अम्बर्टो एको बोलते हैं कि अकेडमिक वर्क हो, चाहे मेरे नॉवेल्स हो या बुक्स फॉर चिल्ड्रन हो, सब में मेरे फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स ही हैं, यानी चाहे इन तीनों में से मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, मेरे जो आइडियाज़ रहते हैं वो उसी तरह के दार्शनिक और फिलोसॉफिकल रहते हैं। इसके बाद वो ये बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स, यानी हमारे लाइफ में बहुत सारा एम्प्टी स्पेसेस है। अगर आप एक एलिवेटर में हैं, अगर आप एक लिफ्ट में हैं और आप ऊपर आ रहे हैं और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये भी एक एम्प्टी स्पेस है और मैं एम्प्टी स्पेसेस में काम कर लेता हूँ। जब तक कि मैं वेट करता हूँ फर्स्ट से थर्ड फ्लोर आपके आने का, तब तक मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख लेता हूँ और फिर वो हंसते हैं। ठीक है, तो मुकुंद जो है वो बोलते हैं कि आपका जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है या जो आपका स्कॉलरली वर्क है, नॉन फिक्शनल मतलब जो नॉन काल्पनिक है, उस या फिर जो स्कॉलरली वर्क है उसमें एक प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी होता है। प्लेफुल यानी मजाकिया और पर्सनल यानी जो इंसान का अपना स्वभाव व्यक्त करे, तो उस क्वालिटी का होता है। लेकिन अगर आपकी एकेडमिक वर्क की बात की जाए, यानी जो स्टडी लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ एकेडमिक से रिलेटेड होता है, तो वो जो है बहुत ड्राई एंड बोरिंग रहता है। तो ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अम्बर्टो एको बोलते हैं कि जब वो अपना डॉक्टरल डिज़र्टेशन इटली में प्रेजेंट करते हैं, डिज़र्टेशन क्या होता है? डिज़र्टेशन का मतलब होता है कि जब आप एक लॉन्ग एसे या कोई चीज़ किसी यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए लिखते हैं, देखिए राइट हैंड साइड लिखा हुआ है अ लॉन्ग एसे ऑन अ सब्जेक्ट फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए जब आप फाइनली डिज़र्टेशन लिखते हो, एक तरह का प्रोजेक्ट या असाइनमेंट लिखते हो, तो उसको डिज़र्टेशन बोलते हैं। तो जब वो डॉक्टरल यानी कि पीएचडी की डिग्री के लिए डिज़र्टेशन इटली में सबमिट कर रहे थे, तो उनकी एक प्रोफेसर ने कहा कि ये तो तुम्हारा रिसर्च का स्टोरी है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, और उन्होंने उसकी अप्रिशिएशन करी, उन्होंने उसकी तारीफ़ करी। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि स्कॉलरली बुक्स जो है, आपके जो मेरे जो स्कॉलरली बुक्स हैं और या एसेज हैं, उसमें एक नैरेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि मैं जब कोई स्कॉलरली किताब लिखता हूँ या कोई निबंध लिखता हूँ, तो उसको मैं नैरेटिव तरीके से लिखता हूँ, यानी एक इंसिडेंट के बाद। नैरेशन का मतलब होता है कि आप पहले एक इंसिडेंट लिखते हो, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। जब आप ऐसे चीज़ों को लिखते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि क्या क्या हुआ, तो उसको नैरेट करना बोलते हैं। तो यही चीज़ वो लिख रहे हैं कि मेरे एसेज और स्कॉलरली जो वर्क्स होते हैं उसमें एक नैरेटिव एस्पेक्ट होता है। फिर वो बोलते हैं कि जो मेरे नॉवेल्स हैं दे सेटिस्फाई माई टेस्ट फॉर नैरेशन, मेरे जो नॉवेल्स हैं वो नैरेशन के टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए फिक्शनल का मतलब क्या होता है? फिक्शनल का मतलब होता है स्टोरीज़ और नॉवेल्स में जो केवल एग्जिस्ट करता है, यानी कि काल्पनिक, जो सत्य घटना पर आधारित नहीं है वो फिक्शनल है, और जो नॉन फिक्शनल है वो रियलिस्टिक होता है। तो मुकुंद बोल रहे हैं कि आपने अभी तक स्कॉलरली वर्क्स की अगर बात की जाए या नॉन फिक्शनल वर्क्स की अगर बात की जाए तो 20 से ज़्यादा किताबें लिख डाली हैं। तो अम्बर्टो एको बोलते हैं नहीं, मैंने 40 से ज़्यादा ऐसे वर्क्स लिखे हैं। मुकुंद बोलते हैं कि लेकिन फिर भी जो है लोग आपको कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो नॉवेलिस्ट है, ही इज़ द नॉवेलिस्ट। तो अम्बर्टो एको बोलते हैं देखिए
मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करता हूँ, यानी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्टूडियस जो एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें अलग अलग स्कॉलर्स बैठते हैं और किसी टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपना रिसर्च देते हैं या अपना व्यू पॉइंट्स रखते हैं। तो एकेडमिक लेवल पे वो जो कॉन्फ्रेंस होता है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ और मैं आइडेंटिफाई करता हूँ खुद को एकेडमिक कम्युनिटी के साथ। यानी कि भले लोग मुझे नॉवेलिस्ट समझते हों, लेकिन मैं खुद को एकेडमिक कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ। मुकुंद बोलते हैं कि आपका जो अभी नॉवेल आया द नेम ऑफ द रोज़, ये एक डिटेक्टिव यार्न है। यार्न का मतलब होता है कि थ्रेड दैट हैज़ बीन स्पन एंड इज़ यूज्ड फॉर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है थ्रेड दैट हैज़ बीन स्पन एंड इज़ यूज्ड फॉर निटिंग, यानी बुनाई के लिए जो धागा को स्पिन किया जाता है, एक गोलाकार से जो स्पिन किया जाता है उसको यार्न बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं मुकुंद कि मेरा जो नॉवेल है नेम ऑफ द रोज़, वो एक लेवल पे अगर आप देखेंगे तो डिटेक्टिव यार्न है। यानी कि डिटेक्टिव आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, वो उस तरह का स्टोरी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इट डेल्व्स का मतलब होता है गहराई में जाना, टू गो इन टू डेप्थ। तो अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इट डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवियल हिस्ट्री। मेटाफिजिक्स में डेल्व करता है। मेटाफिजिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजियन, ठीक है, रिलीजियन का स्टडी करना थियोलॉजी है। और मेडिवियल हिस्ट्री यानी वो इतिहास जो मेडिवियल एज का है, यानी पहले एंशियंट एज आता है, फिर मेडिवियल एज आता है, मिडिल एज, और फिर मॉडर्न एज आता है। तो मेडिवियल हिस्ट्री में डेल्व करता है। तो ये जो है नेम ऑफ द रोज़, ये एक ह्यूज मास ऑडियंस को एंजॉय करता है, यानी काफ़ी सारे लोगों ने आपकी किताब को पढ़ा है, सक्सेस अचीव किया है आपके इस नॉवेल ने। तो क्या आप पजल्ड थे इसके सक्सेस को लेकर? आप तो मतलब आश्चर्यचकित हो गए होंगे। तो अम्बर्टो एको बोलते नहीं, जर्नलिस्ट्स पजल्ड हैं मेरे किताब के सक्सेस से। जो जर्नलिस्ट्स हैं वो इसीलिए पजल्ड हैं बिकॉज दे बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश। उनको ऐसा लगता है कि लोगों को तो ट्रैश ही पसंद है, लोगों को रबिश और गार्बेज ही पसंद है, और दे डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। यानी उनको, जर्नलिस्ट को ऐसा लगता है कि लोगों को डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस नहीं पसंद है। 6 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर हैं, 6 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर हैं, और मेरा जो नॉवेल था नेम ऑफ द रोज़ वो सेल आउट हुआ 10 से 15 मिलियन कॉपीज़। 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ मेरे नॉवल के जो हैं वो सेल आउट हुए। और एग्जैक्टली यही लोग हैं, यही 10 से 15 मिलियन रीडर्स हैं हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, जो इजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए 9 बजे डिनर के बाद मैं भी मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम देखता हूँ, ठीक है, हो सकता है ये कुछ सीरियल्स या शोज़ होंगे टेलीविज़न के, बट नॉट ऑल डे, लेकिन हर समय नहीं। मतलब ऐसा है कि मैं इनको एन्जॉय करता हूँ लेकिन हर समय नहीं। तो इनका ये कहने का मतलब है कि जो नेम ऑफ द रोज़ है, जर्नलिस्ट को ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो हमेशा इसी तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट मटेरियल ही पसंद करते हैं किताबों में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ मेरी किताब की बिक्री हुए हैं, और यही वो रीडर्स हैं जिनको इतना एंटरटेनिंग पैकेज नहीं पसंद होता है, जो डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस भी वेलकम करते हैं। फिर मुकुंद बोलते हैं कि आपका जो ह्यूज सक्सेस है कहीं वो इसीलिए तो नहीं था क्योंकि आपके नॉवेल इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मेडिवियल हिस्ट्री, यानी आपके नॉवेल में मेडिवियल इतिहास के बारे में, मिडिल एज के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो अम्बर्टो एको बोलते हैं, देखिए आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन। मैं अक्सर कहानियों को एक चाइनीज़ वाइज मैन की तरह बतलाता हूँ। मेरे जो अमेरिकन पब्लिशर थी उन्होंने कहा कि शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़, यानी कि 3000 कॉपीज़ से ज़्यादा बिक्री नहीं हो पाएंगी, ठीक है। उनको ऐसा लगता था, वो ऐसे एक्सपेक्टेशन में थी, लेकिन एंड में क्या होता है कि 2 से 3 मिलियन कॉपीज़ यूएस में, अमेरिका में बिक जाती हैं। तो अ लॉट ऑफ बुक्स मेडिवियल पास्ट के बारे में लिखी गई हैं। जैसे कि आप सवाल कर रहे हैं कि क्योंकि मेरा किताब मेडिवियल के एज के बारे में है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी किताबें मेडिवियल पास्ट के बारे में लिखी गई हैं। और मेरा जो नॉवेल का सक्सेस है, जो सफलता है, वो एक मिस्ट्री है, वो एक रहस्य है। आई थिंक
इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज़ 10 years अर्लियर और 10 years लेटर, इट वुडेंट हैव बीन द सेम. अगर मैंने अपनी किताब को 10 साल पहले लिखा होता या 10 साल बाद लिखा होता तो सिचुएशन जो है वो सेम नहीं होता. वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री. क्यों मेरा किताब उस समय सफलता अचीव करता है, सक्सेस अचीव करता है, ये एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है. ठीक है. और स्टोरी जो है, चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.